करते चलो। किसके? हाँ हाँ 15 साल के। हाँ नहीं 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 मिक्स। मैं हाँ फिर से बोल रहा हूँ आपके लिए सबसे ज़रूरी है ये माइंड सेट बनाओ कि आपका पेपर अभी है, 1 साल कुछ नहीं है। सीरियसली। हाँ सब वही है, वो हो ही नहीं पाएगा, करोगे ही नहीं। अगले साल बात कर लेंगे इस टाइम, कोई क्वेश्चन पूछूंगा इनसे। ऐसे कोई ठप्पा लगा के थोड़ी देगा आपको कि ये कर लो तो इसी में, वो बेसिक सोर्स हैं, अब उन्हीं की इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब इस साल का प्रीलिम्स मुश्किल बता रहे हैं ना सारे, 78 कट गया शायद जनरल का, इतना अप्रॉक्सीमेट 78। अभी कट ऑफ कहाँ आया, जिनके 78 बन रहे हैं मेरे एक दो नोन के, उनका भी सिलेक्शन हो गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि मुश्किल पेपर था। फिर भी एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो आप बोल रहे हो, ब्लू रंग कलर की, ब्लू ग्रीन है जो, उससे 3 लाइनें उठ के आई हैं, मैं दिखा दूंगा आपको पेपर में। पढ़ते ही नहीं है लोग, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई ये पढ़ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी ए मस्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स, जीसी लियोंग पढ़ रहा है, कुछ नहीं आता उससे। कभी लक्ष्मीकांत से कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप वो हाँ वो मास्टर कर लो, वो जो मैंने लिखवाया है। तेज तेज मतलब तो बोलो ना यार आप। अच्छा उनको बोला गया है। अब ठीक करवा रहे हैं उनको ऑफिस में बुलाया ऑफिस में मैंने कि ऑफिस में उनको बोला तो उस दिन से सर बोलते हैं कि जब लगेगा मैं स्क्रीन बोल रहा अच्छा हूँ तो मुझे बोल। वो पर एक काम है, एनसीईआरटी की कॉस्ट पे कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से पेपर आएगा, एनसीईआरटी को छोड़ के जीसी लियोंग नहीं पढ़ना। सर पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से पेपर। एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं बस, वही पढ़ो, वही पढ़ो सिर्फ, देख लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी यहीं पढ़ना है मैंने भी। बात समझ आ रही है आप? बस मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, मेंस मेरा एक बार पास नहीं हुआ, लेकिन प्रीलिम्स में मेरा फॉरेस्ट 3 बार पास हुआ है। फॉरेस्ट, हाँ फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट का कट ऑफ, तो मेरे को प्रीलिम्स पे पूरा पता है कहाँ से क्या आएगा, पूरा पता है। प्रीलिम्स पास करो यार, प्रीलिम्स पास करो, कोई फ़ायदा नहीं ऑप्शनल वो पढ़ने का, पहले रेडी करने। 3 महीने में आपका ऑप्शनल भी तैयार होगा, आपके एथिक्स भी तैयार, सब तैयार होगा। यार जब टारगेट एट साइट होता है ना, तब इंसान पढ़ता है। आप पहले प्रीलिम्स की कितनी भी जान लगा लो, लेकिन आपकी टारगेट नहीं है ना मेंस। कितने टॉपर हैं जिन्होंने वो प्रीलिम्स के बाद सिलेक्शन मतलब मेंस ऑप्शनल स्टार्ट किया, कितने हैं? बैकग्राउंड नहीं नहीं, बड़े मेरे दोस्तों ने 2020 वाले अटैम्प्ट में, जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उनका, उसमें सिलेक्शन हो गई थी। उन्होंने उन्होंने एंथ्रो ली, एंथ्रो पढ़ी 2.5 महीने, एंथ्रो में नंबर आ गए उनके 281 280 कुछ आ जाते हैं 2.5 महीने में एंथ्रो में नंबर। आते ही मैंने सुना है, आते इधर भी भर भर के देते हैं। केएस की मार्कशीट आई है ना अभी, तो अभी आई थोड़े दिन पहले, उसमें भी एंथ्रो पीएसआईआर पबैड भर भर के नंबर देते हैं। और पबैड बड़ा लेंदी है, पीएसआईआर लेंदी है, एंथ्रो बेस्ट है। ईजी है, पीएसआईआर का ओवरलैप है। एंथ्रो में तो सच में मैंने 40 दिन पढ़ के, एक मेरा दोस्त है उसको देखा है, उसके 2 यूपीएससी में उसका लिस्ट में नंबर नहीं आया, पर 270 कुछ नंबर आ गए 40 दिन पढ़ के। क्योंकि इतनी स्ट्रैटेजी अनुदीप दुरीशेट्टी के ब्लॉग में एक एक चीज़ दी है, कहाँ से क्या पढ़ना है। इतनी गाइडेंस किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। अनुदीप ने रैंक 1 नहीं आई थी एक, अनुदीप की 2017 में। हाँ और बाकी चीज़ें भी सेट करनी है अब आपका। अगर बाकी टाइम वेस्ट कहाँ कहाँ होता है आपका, ये सब भी तो सेट करना है। आपका टाइम वेस्ट के सोर्स कहाँ कहाँ है, ऐसा क्या हो ही नहीं सकता।
ऐसा हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट का सोर्स नहीं हो? ऐसा हो ही नहीं सकता, हर इंसान के टाइम वेस्ट के सोर्स हैं। अब नहीं है मतलब तो फिर आप डिस्कवरी कर देनी चाहिए आपको कोई इन्वेंशन। आप कहाँ रहते हो? फ़ोन तो चलाते होगे। तभी तो आ रहा था मैं हाँ, फोन बस देखते रही। ये भी देख रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं है ये तो 1 घंटे में 10-15 मिनट हो गए ना। अभी तो देख रहे थे, टाइम वेस्ट नहीं कर। ये ऐसे ही है मतलब, ये भी नहीं करने मतलब, अब आप पूरी पूरी रात नंदी देखते रहोगे तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगी? नहीं है जरूरी, नहीं है जरूरी भाई। फ़ोन में ब्लॉकर लगवा दो। सीरियसली, मैं अभी फ़ोन नहीं लाया अपना, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने लगवाए हैं पापा से अपने। मतलब यूट्यूब पे ऐप लॉक होता है ना, उसका पासवर्ड किसी से लिखवा दो। सीरियसली, यूट्यूब पे ऐप लॉक फीचर होता है सेटिंग्स में, यूट्यूब को लॉक करो, क्रोम को लॉक, जो जो फालतू की चीज़ें हैं। क्या टाइम लिमिट से कुछ नहीं होता, फिर आप उतना पक्का चलाओगे। 15 15 मिनट भी क्यों चलाना है? नहीं है, आप ऐप लॉक ही लगा दो, ऐसे भूल जाओ कि नहीं चलाना है बिल्कुल। फ़ोन इज़ फॉर कॉल, अलार्म, ये सब, और कभी कोई फ़ोटो, बस यही है फ़ोन का काम। हो गई है, उन्होंने बेचारों ने इतनी बार एक्सटेंड की ना, वो आपने ठान ही लिया था नेम। मैंने आपको बड़ी देर, क्वेश्चन पेपर तो आएगा, पर मैंने आपको तब भी बोला था भर लेना, तब आपसे तब भी बोला था, तब भी मैंने यही बोला था कि इन्होंने गाय का एडमिट कार्ड निकाला था, आपका भी निकाल देंगे। क्या हुआ? आप लगा लो एक दूसरे से ऐप लॉक, सीरियसली। यूट्यूब से पढ़ाई का, यही सब चीज़ों से तो बचना है। आधे लोग तो टेलीग्राम पे ऐसे ही, यूपीएससी अब करप्ट इंस्टीट्यूशन हो गया है, भाई तूने क्या करना है करप्ट हो गया तो? ये सब फालतू की बातें चल रही, पढ़ कोई नहीं रहा है वहाँ, सब ऐसे ही चल रहे हैं। मटेरियल भी यही है, मटेरियल यही है जो मैंने लिखवाया है यार। आप यहाँ तो आपको जो मैंने उस दिन लिखवाया था सैटरडे को, वो एक एक शब्द आता हो ना, फिर आप चलो अगले मटेरियल पे जाओ। एनसीईआरटी आती नहीं लोगों को और मटेरियल लेने चले हैं, सीरियसली। होगा कुछ उससे? कुछ नहीं होगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे लाइन उठा उठा के। 2007 जो अभी पेपर हुआ था ना, वो उसमें उसमें इन्होंने ऐसे ही किया था। उसमें इन्होंने थीम्स 2 की एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन दे दिए थे 2017 वाले पेपर में, 21 वाले पेपर में थीम्स 2 की एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन दे दिए थे। मतलब एनसीईआरटी तो अलग से थीम्स बोली है मैंने, डब्बे पढ़ने हैं आपको, बोले हैं ना, थीम्स बोले हुए हैं। आ जाओ, पर पहले वो करने हैं, पहले वो करने हैं आपको सारे जो नोट्स हैं वो अच्छे से करने हैं, समझ रहे हो? और पूछो, रुक तो अभी आने दो लोगों को। 18 जुलाई है, 18 जुलाई है ना आज।
आप कहाँ पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ कहाँ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा कॉलेज है? तो अच्छा, ख़त्म हो गया अब, पढ़ाई होती है वहाँ? मतलब फिर भी कुछ तो पढ़ाते होंगे, क्या कोर्स किया आपने? मतलब तो किस में, बीए में होता क्या है, हिस्ट्री वगैरह? बीए में आपने किस में किया है? तो वहाँ नहीं पढ़ाया कुछ? फर्स्ट ईयर तो कोरोना का था, फर्स्ट और सेकंड माँ सर मैंने इसलिए रखा था वो कि आगे काम आ जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम ऑनलाइन ही चले गया पूरा। कोई टीचर टीचर भी सुस्त रहते होंगे सारे? वो 10 दिन आपको पता तो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वो ऐसे ही रखते हैं, मतलब वो होता है कि बस डिग्री दे दो, बच्चे घूमने घूमने आते जाते हैं, ज़्यादा वही होते हैं। अटेंडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, दो तो होती है, दो बड़े होती है डेस्कों पे, डेस्कों पे बड़ी दो एसी होती वैसी लगे हैं? है। नहीं नहीं, पंखे और मुश्किल से चलते हैं। साइंस कॉलेज में भी ऐसे ही है, डिग्री कॉलेज ऐसे होते हैं सर। वहाँ पे अब पढ़ाई कोई उसी करनी पड़ती है, पढ़ाते कहाँ है? आपने भी वहीं से किया क्या? मेरे साइंस कॉलेज सर से एक बार किया। दो सर एक बार 2 बजे क्लास थी, वो जो पढ़ाती है तो वो बच्चे बोलते नहीं पढ़ा हैं। देते एक हैं। बार सर एक बार दोपहर को 2 बजे क्लास थी, मतलब 3 घंटे का गैप था, एक क्लास 12 बजे थी, उसके बाद 2 बजे क्लास। हम ऊपर बैठे हुए थे अपनी बेंच पे, आगे नीचे आया तो सीढ़ियों के नीचे मैम गप्पे लगा रही थी, दूसरी मैम के साथ। मतलब क्या, मैं समझा नहीं। 2 बजे क्लास थी ना, हाँ तो हम बैठे थे, 2 बजे चले गए, पौने 2 पे। हाँ। तो 2:15 हो गई तो 20 हो गए, 40 मिनट की तो पूरी क्लास होती है, तो हम नीचे रह गए, मैम गप्पे लगा रही थी दूसरी मैम। कॉलेज में यही होता है, हर कॉलेज में यही होता है। बच्चे ही नहीं आते हैं, पोजीशन कैसे आएंगे? सर हमारे यहाँ सर बच्चे आते हैं, उनको अटेंडेंस की टेंशन होती है। सर इकोनॉमिक्स के 300 बच्चे हैं तो 22 बच्चे क्लास लगाते थे, 23। बाकी 270 पार्क में कौन सा पार्क? वही जो सांबा कॉलेज में जो इतना बड़ा पार्क कहाँ है सांबा कॉलेज? है, मेन रोड पे हाईवे से ही सर। जित्ती माता के आसपास है? हाँ, अच्छा, उधर ही है। मानसरोवर मोड़ है ना, हाँ। बस उसके सामने ही हाईवे से। आपने कहाँ पढ़ा है? आपने कहाँ पढ़ा है? इधर नहीं पड़ा, भगवान बच गया मैं। इसके लिए रखी थी कि तो आगे आपको जाना ऐसे रोज जाने में अजीब नहीं लगता था कि मैं करने क्या जा रहा हूँ कॉलेज? लगता तो था, फिर खुद खुद फिर अटेंडेंस भी रखते हैं ना, 75% इसकी नहीं होगी तो फिर एग्जाम में बैठने देते हैं, एनओसी नहीं आपने देते। कहाँ पढ़ाई करी है? केरला में सर, मैंने बीटेक किया वहाँ से, कहाँ से? एनएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट कॉलेज था सर, बोलो कौन सा? एनएसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भाजपा। एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम? नहीं सर, हाँ नायर सिविल सोसाइटी, नायर है ना वहाँ पे, वो अपर कास्ट है, हाँ नायर हाँ। नायर बोलते हैं। तो नायर सिविल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी में सी सर्विस सोसाइटी, नायर सर्विस सिविल सोसाइटी। तो कौन सी ब्रांच में गया? सिविल। सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन नहीं रखना आपने? नहीं, और बीए किस किसने की है? आपने भी? आपने भी? बीएससी, क्या फ़र्क होता है इनमें? वो साइंस बेस्ड हैं वह या बैचलर उसमें पढ़ाई होती है? सर जम्मू में आप कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं, जम्मू सारे कॉलेज ऐसे ही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जैसे ही प्राइवेट में है। प्राइवेट जैसे? जैसे आप मायर के नीचे सर पेज भी लिखोगे ना, नंबर भी नहीं देते। मायर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है मायर? हाँ। सर, ये नंबर भी नहीं देते जम्मू यूनिवर्सिटी वाले, नंबर भी नहीं और देते। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई नहीं होती? नहीं पढ़ाते, पीजी पीजी में ठीक ठाक पढ़ाया मैंने, सोशियोलॉजी में जैसे मैंने अभी करी ना, टाइम पे पढ़ाते थे, स्टाफ अच्छा था, पढ़ाते करते हैं ये फंक्शन। सर कॉलेज में ज़्यादा था, यूनिवर्सिटी में अच्छा था। कॉलेज जैसे जो प्राइवेट है, माइट, महंत बचित्र ये सिंह, अच्छे हैं, अच्छे ये हैं? अच्छे हैं। और जीसीटी कैसा है? तो जीसीडी का ही हाँ, गवर्नमेंट डिग्री वाले सारे ऐसे ही हैं। नहीं, जीसीटी जो एम बीटेक वाला है, कहाँ पे? जीसीटी नहीं है? वैसे वहाँ पे कोर्ट बोलते हैं अच्छे नहीं पढ़ाते वहाँ पे। नहीं पढ़ाते? तो मेरे को ये नहीं समझ से, मतलब मुझे मिला था वो कॉलेज में भी। आप यार हर एक का जैसे 1.5 साल 2 साल हो गए, तो आपको ये नहीं लगता था मैं करने क्या जा रहा हूँ? सर आप ले लिए एडमिशन, अब क्या करना होगा, अब वापस थोड़ी आ सकते थे, 3 साल की डिग्री में सर बैठ यही गए। सोचते थे कि भाई खुद पढ़ के पेपर देगा और डिग्री ऐसे खुद ही पढ़ते, बुक लेके रटा कभी मारते। टीचर्स को अकाउंटेबल नहीं आपने ठहराया? मतलब क्यों, मतलब आपको बड़ी सैलरी मिलती है, उनको 1 लाख से ज़्यादा मिलती है ना? 40 मिनट की क्लास होती है, ऊपर होती है उनकी सैलरी। 40 मिनट की क्लास, 10 मिनट अटेंडेंस में लगा देते थे, 10 मिनट वो मस्ती मजाक। हमें बोलते पेज पर अटेंडेंस दे दो जो जो आया है। हमारे तो पेज पे नहीं, उन्होंने टाइम भी फिल करना होता ना, पूरी
बुक पढ़ी और रटा मेरे लगाया को सुन के ही गुस्सा आ रहा है बाय गॉड। ये कितने बात वो नहीं है कि उन्होंने आपके ईयर्स लॉस हुए ना। फोटो हो गई तो कैसे भी कर सकते हैं। अब आपने फर्दर करनी है कुछ? 25 तक दी है, मतलब 25 ये सब क्या है मतलब उसके बाद? ये पढ़ना है इसमें। अच्छा, 20 साल हो ना, तो उसके बाद क्या करोगे? लगेगा क्या मिशन में। हाँ, एम ए मतलब कहाँ से करोगे? यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, किस में करोगे एम ए किस में? इंग्लिश वगैरह कोई भी सब्जेक्ट हो गया। सर ऐसे ही है, ऐसे क्लियर नहीं है सर, एक ही एक ऐसे ही है। सब्जेक्ट में होती है। बिल्कुल क्लियर होता है, फैसिलिटी नहीं मिलती, जैसे कि मेरा मन ही नहीं था पढ़ने का, मेरा था ये क्लियर था आपको? सही में क्या कमांड नहीं है पढ़ने? स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में मेरा बड़ा मन था, लेकिन हुआ कौन सी नहीं। स्पोर्ट में? क्रिकेट में मैं काफी उसमें हाथ डाउन आता था काफी, तो पढ़ने ऐसे ही लगता था सर, पढ़ने में बिल्कुल भी शौक नहीं था, कभी नहीं था। कहीं तक तो पहुंचे होंगे क्रिकेट में। कहाँ बोलते सर, करते ही नहीं थे सिलेक्शन, जो मर्जी करो ये किसी में नहीं करते थे सर। यहाँ मैंने दिया था स्टेट लेवल सही का में ट्रैक। ऐसे ही है सर, जो चाहते हो वो यहाँ पे नहीं मिल सकता, उसकी शीतल स्टडी नंदा बाहर है ना, है। पीएस उसका लड़के का होगा, जैसे उसको मिले क्या 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 ऐसे क्या? शीतल नंदा में है ना पीएस, हाँ, उनका लड़का भी दिया शीतल था। नंदा आईएएस। हाँ, वो उसका लड़का भी दिया था। वो आता था गाड़ी वाड़ी लेके, उसकी सिलेक्शन हो गई थी, हमारे नाम रह गए। वो हो जाती सर सिलेक्शन, ये किसी में बड़ी वो है। करप्शन? हाँ, ये किसी में जो है ना वो करप्शन की लड़कियों सर के लिए सिफारिश, सिफारिश है? अच्छा, वो भी तो करप्शन ही है एक तरह की। वही चलती है सर। लड़कियों के लिए अच्छा है ये किसी में। आप बोलोगे हमारे गांव में ज्यादा बहुत करना लड़कियां है, अब स्टेट खेलती हैं, छोटी छोटी अंडर 14 अंडर 15 अंडर 19। लड़कियों के लिए ठीक है, ये किसी लड़कों के लिए नहीं, वो कोई दूसरी स्टेट ले लेते हैं। फैसिलिटी भी नहीं है ना सर, अब मतलब कॉलेज की टाइमिंग्स क्या थी आपकी? सर एक क्लास लगती थी 8 बजे, फिर एक 8:40 पे, दूसरी सर 11 बजे, 3 घंटे के बाद। तो उस टाइम उस टाइम कुछ मतलब एक्स्ट्रा करिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ है वो 3 साल? उन्होंने बनाए होते हैं ना टाइम टेबल, तो एक्स्ट्रा टाइम करिकुलर वगैरह कुछ, ड्रामेटिक्स, डिबेटिंग? थे, एग्रीमेंट्स थे, लेकिन देते नहीं थे। खेलना क्या, टूटे हुए चीजें। अरे खेलना थोड़ी है माइक के साथ, डिबेटिंग। डिबेटिंग का वो बड़े होते हैं फंक्शंस वगैरह, डिबेटिंग स्पीच कंपटीशन वो बहुत होता है, रंगोली कंपटीशन वो बड़े वो आगे भी ले जाते हैं उसमें एंड पर आगे मतलब? स्टेट वगैरह भी खिला देते हैं, अच्छा। नेशनल वगैरह पहुंचा देते हैं, तो वो भी बड़ा ऐसे बड़ा कंपटीशन। वो ज़्यादा फंक्शन ही करते रहते हैं, बस डांस वगैरह कोई भी फंक्शन हो रहा है। यार आपको बोलना चाहिए। मैंने सिविल में। हाँ, दिल्ली। दिल्ली में कौन सा जीसीटी है? हाँ। यार आपको बोलना चाहिए था जब आप पढ़ रहे थे ना आपको। मैं अकेले को बोल रहा 2000 बच्चा होगा उधर, 2-2,500। तब भी उनको डर नहीं लगता ऐसे मक्कारी मारने से? वहाँ तो मजे करने आते बच्चे, को पढ़ने उड़ जाते हैं। मतलब सिंसियर बच्चे खुश होते हैं पढ़ने में। आप किसी को बोल ही चलेगा, आप मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो तो आते हैं सर जी जो पढ़ने वाले होते हैं ना सर, जो मतलब टीचर्स आते थे ना, उन्होंने नोट्स बनाए होते जैसे आपने, वो उनसे नोट्स लिख लेते थे, ठीक है, वो उनसे पर्सनली पूछ लेते थे और वैसे ही चलता था वहाँ, ऐसे जो पढ़ाते थे वो समझ नहीं आता था। मतलब वो जो पढ़ने वाले होते थे ना, मतलब जिनको पता है कि हमने पढ़ना है, वो नोट्स लेते थे टीचर्स से, पढ़ते थे, नहीं समझ आता था तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं मॉनिटरिंग का, कैमरे? सर मैंने इंग्लिश कैमरे कहा सर, कैमरे कहा आगे सर, वहाँ पे जो डेस्क थे वो भी टूटे हुए कहाँ आ गए, सर मैंने फ्री फैसिलिटी कहाँ है? फिफ्थ सेम बिल्डिंग तो 100 साल से ज़्यादा हो गई, बिल्डिंग बने हुए। फिफ्थ सेम में इंग्लिश का पेपर था, पोइम्स वगैरह होती हैं उसमें, हार्ड वर्ड्स होते हैं ना जो बड़ी अच्छी वोकैबुलरी, तो मैंने यूट्यूब से वो हिंदी में ट्रांसलेट कर करके वो पोइम्स पहले यूट्यूब से देखी, फिर उसके आंसर बनाए, फिर पेपर में लिखे। फ़ोन ले गए थे? नहीं हाँ। मतलब घर से मैम कुछ भी पढ़ाते हैं वहाँ। यार मैम को पूछा नहीं आप? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या। मैम मेरे को कुछ नहीं सिखाया। अब आपको सच बोलना, ऑनेस्टली बताना, ऐसे गिल्ट आता है कि आपने थोड़ा टाइम वेस्ट किया, वो जिसका भी कारण था? जाता कहाँ तो कहाँ जाता था, आप खुद बताओ।
आप हो कहाँ के? तो ऐसे जैसे कॉलेजेस का होता है ना कि NIT यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, वहाँ का ज़्यादा अच्छा है, वैसे GDC का होता है कि यहाँ का अच्छा है। ये सब बराबर है, सब खड्डे में है। ऐसे बोल रहे साइंस कॉलेज मतलब कॉलेजेस में यहाँ पे नॉर्मली ग्रेजुएशन करके तो साइंस कॉलेज सबसे अच्छा है, बस इतना पता है। इसके सबसे अच्छा है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि परेड वुमेन्स कॉलेज परेड वाला ऐसे डबलिंग होती है ना, ऐसे ऐसे मतलब साइंस परेड फिर सबसे लास्ट में आता है रतन, फिर कॉमर्स ऐसे था। साइंस कॉलेज भी हमने बता दिया आपको। यार आपको मेरे को गुस्सा आ रहा है, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, हमें अक्सर प्रैक्टिस से बने होते हैं, हमें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। सोचो क्योंकि सपोज आपने अगर इकोनॉमिक्स आपकी किस में भी है तो आपको तो ये अभी 3 साल में टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें। अगर इन्होंने BTech करी है इनके लिए चलो अलग है। 11 12 मैंने की थी साइंस से, फिर ये था कि BS के लिए कोई भी डिग्री चल जाता है, तो डिग्री चाहिए थी। हाँ, तो फिर मैंने सोचा BS हाँ वही करते हैं, फिर मैंने इकोनॉमी भी रख ली और पॉलिटिकल साइंस भी रख ली कि आगे बढ़ो। BA में 3 सब्जेक्ट चाहिए होते नहीं हैं। नहीं हाँ, 5 होते हैं, 5 तो आपने, इंग्लिश और EVS होता है, वो तो होना ही होना है। वो होना तो वो आपने क्या रखा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल वो 5वां? और एक वो उनका ही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो उसमें हिस्ट्री में इंग्लिश किसने किया? आपने किस में किया? साइंस पीजीएम फिजिक्स जियोलॉजी में फिजिक्स में किया? फिजिक्स जियोलॉजी आपने किस में किया? BSc में केमिस्ट्री क्या? अच्छा अच्छा, आपने किस में किया? मेरा था सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अच्छा, कोई भी 3 उठा सकते हो आप, कोई भी 3। सब मिलेंगे थोड़ी डायरेक्ट भी मिलने हैं सर। और सबसे ऑन डिमांड कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? ज्योग्राफी हैं? मिलता ही नहीं सर, हमें मैंने ज्योग्राफी अपनी से नहीं मिली, फिजिक्स ज्योग्राफी में लेते नहीं है, जब मैं जियोलॉजी ज्योग्राफी में आता हूँ लेते ही नहीं है वो, देख तो लो, 90% वही आता है। पढ़ो आप, समझ रहे हो? अब तो सर एग्जाम हो आप आपसे वो जो CUET, हाँ वो सही किया सर, जिनके नंबर कम आते हैं वो भी अगर अच्छे नंबर लेंगे तो ले सकते हैं। आपने कहाँ से करी है? रामबन GDC, समझ गया। आपने किस में किया? और बाकी EVS वगैरह? आपने किस सब्जेक्ट में किया? चलो फिर पढ़ते हैं, और अब वहाँ तो पढ़े नहीं आप, यहीं पढ़ते हैं। तो आपको बोलना चाहिए था उन सालों में। पढ़ रहे थे? बाकी नहीं पढ़ रहे थे ना, वो नहीं पढ़ रहे थे। बात पता है क्या होती है? सरकार, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ना, सरकार हर बच्चे पे पैसा खर्च रही है, तो वो आगे परकोलेट होना चाहिए ना आपके तक। उस टीचर को किस बात की तनख्वाह मिल रही है? बहुत पैसे मिलते हैं प्रोफेसर्स को, 1.25 तक मिलता है, और कुछ भी नहीं, थोड़ी सी क्लासेस का। आधे घंटे का तो 4 क्लासेस होगी, आधे घंटे 2 घंटे ऐसे ही इधर सिस्टम अभी तो पता नहीं कोई ज़्यादा टीचर को अच्छा पढ़ाता है। क्या बाहर बड़ा अच्छा, बाहर बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है। हमारे तो टीचर्स का भी बायोमेट्रिक था, बच्चों का तो था ही, टीचर्स का भी था, टीचर्स का भी बायोमेट्रिक था। इधर बायोमेट्रिक भी नहीं आया अभी तक। मेरी मेरी बुआ भी टीचर लगी है ना स्कूल में, तो आजकल फ़ोन आ गया, मैंने बताई थी ये बात, बताई थी। फ़ोन आ गया ना, तो स्कूल के अंदर आपका फ़ोन रहना चाहिए, स्कूल बाउंड्री के अंदर। तो अब वो, हाँ, ट्रैक करते हैं। अब सब ने, बुआ और उनकी सहेलियों ने 2-2 फ़ोन रख लिए हैं, तो एक रख जाती हैं ड्रॉअर में और एक लेके बाहर चली जाती हैं। इतना दिमाग इन्होंने किसी और चीज़ में लगाया हो ना, तो देश आज तरक्की कर जाए। इनकी मर्जी नहीं है काम करने की, इसीलिए तो मोदी बहुत सही कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है।
बिल्कुल सही। प्राइवेट में क्या, आप जितना काम करोगे, अगर आप टैलेंटेड हो तो राइज करोगे, नहीं हो तो भाई बाहर चलो। बिल्कुल सही कर रहा है वो मोदी। लोग बोलते हैं ना कि गाली, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आदत ही नहीं है लोगों को काम करने की। पटना में कल परसों की न्यूज़ है, पुल पेपर पे बना हुआ है, पुल है ही नहीं नदी पे। पुल बना है कागजों पे, पूरा पुल बना है लोहे का, उधर पुल नहीं है नदी पे। ये हालत है, देख लो। इन डिपार्टमेंट्स में बड़ी करप्शन है। ये जो ए जेई के पेपर नहीं दे रहे, आप दे रहे हो? अभी आ रहा है, दे दो ना जेई का पेपर, क्या दिक्कत है? अच्छा, जेई जेई का पेपर दे दो, दबा के करप्शन करो। हाँ कैंसिल भी होते हैं, वहाँ भी चल रही है, सब करप्शन कर रहे हैं यहाँ। करप्शन तो है सर, होली है। क्या सोल्यूशन है इसका, ऐसी बात पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि जो एलिगेशंस लगे हैं ना, एक एक बंदे ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ की, कितनी डिस्प्रपोर्शनेट नंबर है ये। उधर लोग 30 हज़ार कमाने के लिए पूरा पूरा दिन, प्राइवेट सेक्टर में कई लोग ऐसे भी हैं जो 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं, 30 हज़ार तनख्वाह है उनकी, है ना लोग। और सरकारी में देखो क्या सोल्यूशन है इसका, कैसे होगा ये ठीक? फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप चीज़ हो जाए कोई। गलत है ना ये तो पता ही है। बताओ। और काम भी नहीं करते प्राइवेट वाला, इससे डबल काम, डबल भी नहीं ट्रिपल काम करता होगा ना ट्रिपल काम। यहाँ पे मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, विद्या मंदिर क्लासेस है ना, इधर वो रखे होते हैं पेपर प्रिंट करने के लिए टाइपिस्ट, ठीक है। दे वर्क फॉर 10 आवर्स। 10 आवर्स की टाइपिंग से कितना ट्रॉमा होता है आपको पता है? 10 घंटे एक जगह बैठ के टाइप करना है सिर्फ आपने। उनकी सैलरी है कुछ 35-40। सरकारी वाले, मतलब मेरे खुद के एक नोन वो हैं, मेरी कज़न के हस्बैंड, वो जाते ही नहीं ऑफिस। एक दिन जाना पड़ जाए तो कहते हैं कि बड़ी सख्ती हो गई अब, एक फ्राइडे को जाना पड़ता है उनको अटेंडेंस देने। अटेंडेंस मार करने के लिए इतनी वो करते हैं ना वो, सिर्फ अटेंडेंस मार करने जाना हो, ये हालत है। इसलिए लोगों को चाहिए सरकारी में, इसीलिए तो इतना मरते हैं लोग। वो खुद सीरियसली लोगों को आता तो कुछ नहीं है, तो वो सोचते हैं कि एक बार कहीं से तुक्का लग जाए तो अगले 30-35 साल सेट हो जाएं। बाहर तो ओपन तालाब में ऐसे मछली की तरह जाना है ना, सीरियसली। बाहर तो बड़ा आपको नेविगेट करना पड़ेगा। तो अभी उनकी ट्रांसफ़र हुई, प्रमोशन हुई उन्हीं की, तो आप बोल रहे हैं कि अब थोड़ी लाइट पोस्टिंग मिल गई। अभी एक दिन जाते थे वो हफ्ते में, एक दिन, अब थोड़ी लाइट पोस्टिंग मिल गई, अब थोड़ा रिलैक्सड हूँ, अब जाना ही नहीं पड़ेगा। कोई नहीं, हो कर देगा मोदी सेट। मोदी क्या कर दे, हो जाएगा सेट सारा। प्राइवेट सेक्टर ही बूम करेगा। यूएसए में ऐसे ही तो है। अब यूएस, हम अल्टीमेटली कैपिटलिज्म के रास्ते चल रहे हैं, ठीक है। यूएसए में कोई भी नहीं करता सरकारी नौकरी, बाहर पैसा ज़्यादा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इधर कोचिंग सेंटर जो आईआईटी वाले कोचिंग सेंटर है ना, इधर कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जो सुबह 2 क्लास लेते हैं, शाम को 1 क्लास लेते हैं, उनकी सैलरी है 4-5 लाख रुपये महीना, क्योंकि एक्सपर्ट्स हो गए हैं वो। और वो 1 घंटा उन आपके टीचर्स की तरह नहीं कि गप्पे लगाते हैं, वो आते हैं अपना पढ़ के आते हैं, पढ़ाते हैं और रैंक लगाते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो रिवॉर्ड करता ही है ना, माँ बाप भी देने को तैयार हैं पैसे। अगर आप अच्छी सर्विस, प्राइवेट सेक्टर तो रिवॉर्ड करता है आपके टैलेंट को, सीधी सी बात है। और ये हो जाएगा इंडिया में। कोई अभी बड़ा क्रेज़ है सरकारी का, मेरे को पता है, क्योंकि बड़े कारण होते हैं ना। अभी सरकारी पे क्यों मरते हैं लोग इतना? क्योंकि मैरिज मार्केट पता है क्या होती है? अभी जो शादियाँ होती हैं उसमें सबसे पहले यही तो देखा जाता है, मैरिज मार्केट में सरकारी की बड़ी वो है ना अभी दबदबा। तो ये जिस दिन चेंज हुआ तो सब चेंज हो जाएगा। जो केस बन गए हैं ऑलरेडी, कुछ तो मेरे बड़े दोस्त हैं स्कूल के, कोई कहीं लगा हुआ है पुंछ में वीडियो, कोई कहीं लगा हुआ है वीडियो, कोई उतनी स्टड पोस्ट तो रही नहीं है आजकल। वीडियो को तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाता है आजकल। तो वो बस वो ही है कि सोसाइटी ने बनाया हुआ है, वो हट जाएगा अभी कुछ सालों में, कुछ सालों की बात है। वो अभी भी इसलिए हुआ है क्योंकि अभी भी मैरिज मार्केट इसी से डिसाइड हो रही है, सरकारी नौकरियों से।
यूएसए में कोई नहीं भागता, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में कोई नहीं भागता, क्योंकि जैसे जैसे देश प्रगति करता है ना, हर इंसान अपनी फ्रीडम चाहता है, वो फ्रीडम सरकारी नौकरी में आ नहीं सकती। जब आपको यही नहीं पता कि आपकी ट्रांसफ़र आपके हाथ में है या नहीं, तो फिर फ्रीडम कहाँ से आई? सरकारी नौकरियां भी अभी के लिए आप कह रहे हो ना, आप देखना जीडीसी भी सख्ती आप आपके टाइम में देख लेना बढ़ती गई होगी, थोड़ी थोड़ी सख्ती होती गई हो, अब और हो जाएगी। पढ़ाना तो इनको ही पड़ेगा, सरकारी में वो कम करते जाएंगे, अब मतलब रिक्रूटमेंट्स कम करते जाएंगे। करते ही नहीं है लोग काम, मैंने देखा है काम ही नहीं करते। वो देख लो पंजाब पुलिस के लोग नहीं देखे आपने, पेड़ देखे उनके, उनसे हो पकड़ पाए हो किसी को? ये टिपिकल एग्जाम्पल है सरकारी नौकरी का, देखे हैं? पंजाब पुलिस के नहीं देखे, डंडा लेके खड़े होते हैं, एक चोर उनको थप्पड़ मार के भाग जाए ना, वो पकड़ भी ना पाए उसको। और कोई बाहर यूरोपियन पुलिस देखो, उससे ज़्यादा इक्विप्ड, डंडे से ज़्यादा पंजाब पुलिस के हवलदारों, क्या कहते हैं उसको, पुलिस वालों से ज़्यादा इक्विप्ड लोग पता कौन है? सोसाइटी के गार्ड होते हैं ना जो दिल्ली में, वो हैं। उनके पास भी नकली गोली, नकली होती है पर गोली तो होती है नहीं डराने को। सरकारी नहीं है कुछ, करप्शन सबसे ज़्यादा है, काम कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं है। आप जल्दी पेपर पास करो, 3-4 साल दबा के करप्शन करो, फिर छोड़ देना। और क्या करो करो, जब सब कर रहे हैं तो आपने अच्छा बन के क्या करना है? सबने किए हैं ना, आपने देखे होंगे जो कितनी 300 करोड़ की कर रहे हैं लोग, आप काम कर लेना थोड़ी 3 करोड़ की कर लेना। हाँ, वो पकड़े भी बेचारे पता कौन जाते हैं? मेरे को इनका नहीं पता, जो 3,000 की कर रहा होता है वो पकड़ा जाता है, जो 750 रुपया मांग रहा होता है वो पकड़ा जाता है, ये बच जाते हैं 300 करोड़ वाले। हाँ, ये जाती है ना तभी बच जाते हैं। जो ऐसे ही मांग लेता है ना कि भाई एक 750 या 500 रुपये का नोट दे, वो पकड़ा जाएगा, उसकी नौकरी भी जाएगी, इज्जत भी चलेगी, सब चला गया उसका, ये बच जाएगा। पेपर पास करो, इतना इनको मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, इनको इतने हाई रिगार्ड पे नहीं रखा करो। एट द एंड तो एक लेवल के बाद ये पेपर वही है, थोड़ी लक की गेम। कोई सेलेक्ट हो जाए उसको सिर्फ भगवान की तरह नहीं पूछने लग पड़ा करो। बात समझ आ रही है? ये मैं अपने आप, जो मेरे दोस्त हैं, किस दिन मैं आपको यहाँ पे वीडियो कॉल करवा दूंगा, सीरियसली ऐसा ही है। एक से बड़े एक करप्ट लोगों का पेपर पास होता है। हमें क्या लगता है कि भाई अगर हम अच्छे होंगे तभी, ऐसा नहीं होता है। नकल मार के पेपर पास हो रहे हैं लोगों के। अच्छा बाद में बन जाना कभी, अभी आपका काम है पढ़ो और वो करो। ये हाईली इमोरल लोग हैं जो आप पे रूल कर रहे हैं, इन द सेंस ये सारे रूल ही तो कर रहे हैं। 300 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं, इमोरल लोग हैं ये, पेपर लीक करवा रहे हैं। और इनकी सोसाइटी में सपोज कोई फंक्शन हो, वो बंदा किसी फंक्शन में जाए, लोग भी तो वैसे ही हैं, रैदर देन कि लोग उसको धिक्कारें, लोग उसको इज्जत देंगे किसी फंक्शन में वो आएगा तो। मेरे एक दूर के मामा हैं, वो एक्सियन रिटायर हुए थे, ठीक है, एक्सियन रिटायर हुए थे, उनका छजनी हिम्मत सबसे कॉस्टली कॉलोनी होगी इधर, उधर 2 कनाल में घर है। आप अगर एक्सियन की सैलरी से भी गिनो ना, तो भी वो कभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। गाड़ी उनके पास हैरियर वैरियर, कैसे कहाँ से आ गई? सबको पता है भाई करप्शन की है, फिर भी सोसाइटी इज्जत देती है? नहीं देती सोसाइटी इज्जत। इनको इतने हाई पेडिस्टल पे नहीं बिठाया करो। जब आप जेई का पेपर दो, एक वैसा पुल बना दो आप भी, और क्या, वो पुल बनाओ कहीं ना गरोटा वगरोटा में, कागज़ पे पुल है उधर नहीं होगा, बस सेट हो आप पूरी ज़िंदगी के लिए। कुछ नहीं करना उसके बाद, बहुत है। वो एफडी करा देना उस पुल की, बहुत इंटरेस्ट, पूरी ज़िंदगी उस इंटरेस्ट का खाना फिर, और क्या। ये मोटिवेशन रख के दो, पक्का पास हो जाएगा जेई का पेपर, बाई गॉड, बाई गॉड। अगर आप ये अच्छा बन के दोगे ना कि मैं देश की सेवा, कुछ नहीं होगा। आप ये रखो कि आपने एक वैसा पुल बनाना है जो असली में नहीं बना होगा। ये सोचो, दिन रात इसको सोचो। क्या? हाँ, मैं मजाक नहीं कर, आप ऑन ए सीरियस नोट, मैं ये पॉइंट ये है सारा कि हम इन लोगों को ना, जो भी इनको बड़े हाई पेडिस्टल पे बिठा, ऐसा नहीं है, इनको नहीं बिठाया करो।
अपना पेपर वो आप अपना काम कर रहे हैं, वो तो घूस ही खा रहे हैं ना। वो जो ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट्स हैं ना, उनको कोई नाम ही नहीं आता, इनका नाम आता है वो एक से बड़े एक हैं, ऑनेस्ट वालों का नाम ही नहीं आता। ऑनेस्ट वाले बेचारे वो करवा देते हैं। कोई एक से बड़े एक डम लबासना में जाते हैं ना लोग, ठीक है, तो जो हम मेरे बैचमेट्स गए थे जब, मतलब अभी 20 में भी सिलेक्ट हुए, कुछ 21 में, 22 में भी, अभी वाले भी में भी हुए, तो वो कह रहे थे कि ये पेपर ना घिसाई का पेपर, आपको पता है ना, IAS वाला, तो वहाँ पे बड़ी डम्ब जनता आती है। डम्ब मतलब दिमाग से पैदल, ठीक है। एक्चुअली वो उसने मेरे को ये बात बोली कि जैसे हम IIT की जब उसमें थे, विंग होती है ना डॉर्मेट्री, तो वो कह रहा था कि हम यहाँ पे डिस्कशंस करते थे ना, जब हमारी शाम को डिस्कशन होती, जब लैब खत्म हो जाती थी, वो कह रहा था कि यहाँ पे जो डिस्कशन होते हैं देवर वेरी हाई क्वालिटी, वहाँ पे होती नहीं है। तो ये लोग, इनको एक पेपर पास करके, जैसे ये 300 करोड़ वाला घोटाला जिसने किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनडायरेक्टली मैं इसको जानता हूँ सीरियसली। जो एक बंदा है, नाम क्या लेना, कास्ट उसकी चौधरी है, तो उसको मैं जानता हूँ। नहीं हो रहा है तो होने दो। आप पढ़ो अच्छे से, पेपर पास करो किसी तरह, और अगर मानोगे पेपर पास, मैंने ऐसे ऐसों का पेपर पास होते देखा, आपका होगा, पक्का होगा। दबा के पढ़ो, बस ये कॉपियाँ पढ़ते चलो, ठीक है। और अब आपके छोटे भाई बहन अगर इन कॉलेजों में पढ़ें तो उनको बोलना प्लीज़ इन टीचरों को पूछो, पढ़ा दो। आप पूछोगे ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करोगे तो कहाँ से होगा? मतलब नहीं टीचर क्या उसमें बोलते लिखा हैं, हुआ एग्जाम में है आपके मार्क्स कम आने के चांसेस ज्यादा है प्रैक्टिकल्स में। टीचर, प्रैक्टिकल्स में मार्क्स होते ही ना। हम बोल देंगे जाके, वो बोलेंगे हाँ ठीक है टीचर के साथ ऐसा कुछ अगर होता है अगर 60 बच्चे इकट्ठे, 60 बच्चे इकट्ठे चले जाएं, कुछ नहीं होता 60 नहीं सर, जाएंगे ना, 50 तो वहाँ घूमने वाले होंगे। सर वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना सर, बच्चे अगर भी- टीचर के साथ कुछ बच्चे अनबन भी होता फंस है जाते हैं ना, नहीं तो फिर टीचर इंटरनल फेल कर देगा तो सब्जेक्ट फेल है। ऐसे कैसे फेल कर होता देगा? है ऐसे, होता है सर। टीचर्स ने हमने नहीं मैंने सुना। इंटरनल भी होते हैं। मेरे साथ हुआ तभी तो कह रहे इंटरनल हैं। के बाद तो इंटरनल लेक्चर में कैसे बैठेंगे? ऐसा हुआ है आप लोगों में से किसी के इनके साथ? मार्क्स अच्छे आते हैं ना, टीचर्स भी बनती है, तो टीचर को आप चेंज कैसे करवाओगे? आपको हमें समझ नहीं आ रही, फिर वही पढ़ाएंगे। टीचर नहीं चेंज हो सकते। या तो टीचर चेंज होने का होगा ना, तो बंदा बच्चा बोल भी रहे सर, वो एक दूसरे की भी नहीं समझ, कहाँ से लाएंगे वो टीचर? फिर मार्क्स भी तो उसी से आते हैं कि टीचर्स अच्छी बनती है। वहाँ पे खामोश रहना है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जितना हो कुछ सके है सर, समझ आते हैं। कुछ कुछ टीचर अच्छे होते हैं, पर्सनली पढ़ाते हैं। हाँ शाम को ट्यूशन? नहीं कॉलेज में अच्छा, बहुत प्रीवियस है, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं करना है, वो पढ़ाते हैं। कोई अच्छे होते हैं ना टीचर, वो उनको चाहते हैं कि हम पढ़ाएं बच्चों को। वैसे थे आपके कॉलेज में? थे? बट उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। यार तो सीधी सी बात, पहले ये समझो, मतलब एक तरह से यार ब्लंटली बोलूँ तो फिर आपके तो 3 साल वेस्ट हुए ना एक तरह से, जो पढ़ा है उसका कुछ आता ही नहीं, वेस्ट ही हुआ ना, कितना बड़ा लॉस है 3 साल। सिर्फ डिग्री दे देंगे। क्या करोगे उस डिग्री? यहाँ तो वो डिग्री हो ना ऑक्सफोर्ड की, तो मैं बात भी करूँ, GDC सांबा की डिग्री का क्या करना है? दे भी देंगे तो आपके सही बात है ना। अब करो ये, आप कब के पास आउट हो? BA कहाँ की? B.Ed क्या होती है? वो क्यों की? टीचर की मैक्सिमम जितने भी थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, तो उन्होंने कहा आप कर दो, कर दी। मैंने पता नहीं था ये तो। मैं भी कर लूँगा B.Ed। क्या होता है B.Ed से? सर टीचर अब आप टीचर, कभी भी फॉर्म आएगा आप टीचर बन जाओगे? एलिजिबल हो जाता है उसके लिए सर, मतलब एलिजिबल एक
कितने साल की होती है बीएड? पॉइंट्स होते हैं शायद उसमें। पहले मेरे टाइम पे 1 साल की थी, अब शायद 2 साल की हो गई है, वो तीन बढ़ साल जाए। 3 अब साल की और होती बढ़ है। जाएगी वो 2 3 साल साल की। की होती है। हो गई। और फिर आपने क्या किया बीएड के बाद? उसके बाद बस थोड़ी देर सोचा, फिर एग्जाम की तैयारी की, फिर बीमार हो गया, फिर से की। बीमार हो गया मतलब? थोड़ा टाइम के लिए सर हो गया था बीमार। थोड़ा टाइम मतलब 3-4 साल? 1-2 साल के लिए। क्या हो गया ऐसा? सीरियसली बताओ। सही में सर प्रॉब्लम थी। अच्छा चलो पढ़ो फिर, और क्या है, मेरे को गुस्सा आ रहा है आपके टीचर्स पे, बाई गॉड। वो पूछना चाहिए था, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई इतना कैसे कैजुअली ले सकता है अपने टाइम को? नहीं पूछ सकते क्योंकि फिर बाद में हमें क्लेम कर सकते हैं। देखा गया मेरे साथ हुआ था तभी तो फिर। चलो लिखो, वो टेबल पे आ जाओ वापस। टेबल पे आ जाओ। एक बार रफ लास्ट पेज पे जाना, लास्ट पेज पे मतलब अपनी कॉपी के लास्ट, कॉपी को टेढ़ा करो ऐसे लैंडस्केप में, वो बजट का टेबल बनाओ और हर एक की एक एक एग्जांपल लिखो। बजट का बजट क्लासिफिकेशन का टेबल था, वो बनाओ और हर एक की एक एक एग्जांपल लिखो। खुद से लिखो प्लीज़। हो गया?
पक्का? हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डेफिशिट्स, टाइप्स ऑफ डेफिशिट्स, टाइप्स ऑफ डेफिशिट्स, टाइप्स ऑफ डेफिशिट्स। डेफिशिट क्या होता है? डेफिशिट वर्ड का मतलब क्या है? कमी, ठीक है, पता है ना डेफिसिट, ठीक है। अब बजट वाला चार्ट आपको याद है ना पूरा? अब ध्यान से देखना, इसमें पिन कहाँ होती है इसकी? एक दोनों की दूसरा नहीं, दूसरा भी खाना वो कहाँ होगा? नहीं हुआ अभी, नहीं होगा। ये तो सर जो मैं कर रहा हूँ। ये सर यहाँ पे सेफ्टी पिन यही पिन रखा था मैंने तो ये लो इसी से होता है। वो कर भी सकते। हाँ ये सही है। तो ठीक है। हमारा आराम से आराम से। चेक लेना किया कर देना और फिर कोई नहीं, हमें पानी की तरह डाल अब चल जाएगा तो हाँ और हाँ 3 मिनट हो गए। ये लो पेन अब ध्यान से टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स। डेफिसिट्स, ठीक है। डेफिसिट होता है कमी। तो सरकार को बताना पड़ता है लोगों को कि कितना कितना कमी है। फॉर एग्जाम्पल याद करो, बजट था ऐसे, यहाँ था टोटल कैपिटल और एक तरफ था रेवेन्यू, इसमें था फिर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछेंगे किसी भी सरकार से, बस इस तरीके बता दो कि आपने इस साल खर्चा कितना करना है और आपके पास आया कितना, ठीक है? बात समझ आ रही? ठीक है, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो पहला डेफिसिट लिखो फिस्कल, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट लिखो। It is the difference between, it is the difference between total revenue, it is the difference between total expenditure, total expenditure bracket में both revenue and capital, both
टोटल देखो दो चीजों का डिफरेंस है, ध्यान से देखो किस चीज का, ये बेसिकली फिजिकल डेफिसिट है क्या, ध्यान से देखना। फिजिकल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर मतलब जो गया, रिसिप्ट मतलब जो आया, इसको कहते हैं रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, इसका क्लियर है। फिजिकल जो एक्सपेंडिचर है इसमें कौन कौन सा दोनों मिलाने, कौन सा, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, मैं एक बार अच्छे से लिख ही देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इसीलिए ना जब भी बजट होता है ना तो सरकार क्या बोलती है, ये क्या घर पे, अगर घर के हिसाब से सोचो तो ये क्या, जो घर पे उधारी चली हुई है वही तो है, बात समझ आ रही है, वही तो कि आपने खर्चा ज्यादा कर दिया। तो इसीलिए हर सरकार बजट के टाइम बोलती है कि हम फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली क्या चाहते हो कि आपका पैसा ज्यादा आए और खर्चा कम हो। बात समझ आ रही है। टोटल एक्सपेंडिचर में कौन सा आएगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, रेवेन्यू प्लस कैपिटल दोनों। पक्का। अगला लिखो सेकंड, रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। पूरा लिखना। रेवेन्यू पार्ट था ना जो बजट का, उसका एक्सपेंडिचर माइनस उसका रिसिप्ट। ठीक है, दो हो गए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जिससे आएगा वो सुनो। फिजिकल डेफिसिट में सरकार ने एक्सपेंडिचर किया और सरकार को कुछ पैसा आया। अब इस एक्सपेंडिचर में सरकार ने कुछ इंटरेस्ट भी तो देना होगा, इंटरेस्ट भी तो एक्सपेंडिचर ही है कोई। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल अभी मोदी सरकार चल रही है, इस मोदी सरकार को हो सकता है कांग्रेस का कोई, कांग्रेस ने लोन लिया हो, उसका इंटरेस्ट अभी भी पे करना पड़ रहा हो सकता है ना। ठीक है, इसमें मोदी सरकार का तो कोई दोष नहीं है कि अब उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है। इसीलिए एक चीज़ आई है क्या, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी ये आएगा क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट। पहले सुन लो, इसकी क्या है भाई, फिजिकल डेफिसिट ही होता है ये, बस आप क्या नहीं गिनते, इंटरेस्ट पेमेंट को नहीं गिनते, इंटरेस्ट पेमेंट को नहीं गिनते। तो अब इधर देखो, ये चीज में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं गिनी जाएगी तो ये चीज कम हो गई, तो फिजिकल डेफिसिट से कम आता है ये। बात समझ आ रही है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज लेस देन फिजिकल डेफिसिट। हाँ, शायद उन्होंने भी लिया उसको, मैं समझा नहीं क्या। जैसे कि आप बोल रहे हो जो इस साल की गवर्नमेंट है उसमें जो पिछले जैसे कांग्रेस हाँ थी, हाँ उन्होंने लोन लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट पे हाँ इस साल इन्होंने लिया, फिर उसका अगली बार इन्होंने इंटरेस्ट नहीं गिना जाएगा इंटरेस्ट ना, जो मर्जी हो। प्राइमरी डेफिसिट में नहीं गिना जाता। इसके और भी बड़े कारण हैं। इंटरेस्ट इसलिए नहीं गिना जाता, इंटरेस्ट बड़ी चीज़ों में डिपेंड करता है, ग्लोबल सिनारियो क्या है, वो सब क्या है, तो उसमें हमारी सरकार का क्या दोष है अगर ग्लोबल सिनारियो बिगड़ गया तो। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, इससे आएगा।
प्राइमरी डेफिसिट से। नेक्स्ट लिखो, लिखना जनरली ग्रांट्स को इन्वर्टेड कॉमा में रखो, ग्रांट्स को इन्वर्टेड कॉमा में रखो। जनरली ग्रांट्स आर काउंटेड in the generally grants are counted in the revenue part of budget. Full stop. But some grants lead to formation of capital assets, लिखना। A new term is defined, नीचे लिखो effective revenue deficit, नीचे लिखो is defined effective revenue deficit। समझो इस चीज़ को। तो रेवेन्यू देखो, जो सपोज करो ये है पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर है, और ये पार्लियामेंट ने ग्रांट दी। अब ग्रांट दी, पैसा दिया, तो ये लोन तो है नहीं जो वापस आएगा, तो ये फाइनेंशियल एसेट भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए ये चला गया पैसा, तो ये रेवेन्यू पार्ट में गिना जाता है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि इसके लिए तो ये चला गया, लेकिन स्टेट्स को क्योंकि ग्रांट दी, तो स्टेट्स ने तो देश में क्या हो सकता है, इस ग्रांट से स्टेट ने कोई प्लांट बना लिया हो, कोई फैक्ट्री बना ली हो, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर आप ये वाली ग्रांट घटा दो जो एसेट्स बनाने में चली गई, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है, ऐसे लिखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस grants which lead to माइनस, मैं बता रहा हूँ, माइनस ग्रांट्स विच लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स, नेक्स्ट लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, पहला लिखो एक्सपेंशनरी, देखो दो तरह की फिस्कल पॉलिसी है। टोटल सरकार ने जो खर्चा करना है वो क्या है, एक्सपेंडिचर, टोटल जो आएगा वो क्या है, रिसिप्ट, ठीक है। तो जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है ना, उसमें सरकार बोलती है कि मैं घाटा खाने को तैयार हूँ, मतलब मैं फिस्कल डेफिसिट लेने को तैयार हूँ, क्यों, मेरे को अभी पैसा एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना है। एक्सपेंशनरी मतलब कि आपने पैसा फ्लो करना है मार्केट में, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा करोगे ना,
सरकार का एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्कीम में ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा। क्लियर है? लिखो इसमें, इन दिस कॉमा गवर्नमेंट पंप्स मनी इनटू द इकोनॉमी, पंप्स मनी इनटू द इकोनॉमी। This is known as pump priming. This is known as pump priming. ठीक है, अब यहाँ तक लिख लिया। अब देखो एक्सपेंशन, देखो फिस्कल डेफिसिट क्या था, बराबर एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स, टोटल था ये फिस्कल डेफिसिट। अब सरकार खाने को तैयार है, मतलब फिस्कल डेफिसिट एक्सपेंशनरी में ज़्यादा करने को तैयार है, कि हम घाटा खाने को तैयार है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा करना है तो मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और ये सरकार कम खाने को भी तैयार होगी। बात समझ आ रही है? पहले प्लीज़ इस चीज़ को समझो, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। क्या होता है बोलना? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये क्लियर है। अब पहले इसको लिख लो, फिर मैं पॉइंट्स लेकर आऊँगा। लिखो, ये कि कब के लिए है, कौन सी पॉलिसी के लिए? एक्सपेंशनरी। क्लियर है? अब लिखते चलना, लिखना इसी का पहला एक्सपेशनली फिजिकल पॉलिसी का क्या पॉइंट था? पहला कि पैसा डालना है सरकार ने। सेकंड, फिर ये लिखा। अब लिखो थर्ड, गवर्नमेंट इज रेडी टू इनकर। हाँ क्या सबसे पहला सेकंड पॉइंट है, गवर्नमेंट इज रेडी टू इनकर। इंटर क्या होता है? तैयार है। तो रेडी टू इनकर हाई फिस्कल डेफिसिट। इनकर हाई फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट डिक्रीजेस टैक्स लेवल्स। समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि रिसिप्ट कम करना था। डिक्रीजेस टैक्स लेवल्स। अगला पॉइंट, गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर
गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर इन क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट स्टार्ट स्पेंडिंग मोर इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, क्रिएशन ऑफ एसेट्स, क्रिएशन ऑफ एसेट्स। बात समझ आ रही है? पक्का? देखो अगर आप चीज़ों को समझ के करोगे ना, आप ये याद रखो, तो सरकार चाह रही है कि एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड पैसा जाए, तो वो अब ये है फिजिकल डेफिसिट खाने को तैयार है वो, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। अब इसकी अलग अलग लाइनें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल वेलफेयर स्कीम में पैसा बढ़ाएगी सरकार, बढ़ाएगी, एक्सपेंडिचर है ना वो। फॉर एग्जांपल ज़्यादा सड़क पुल ये सब बनाएगी, क्लियर है, और टैक्स रिसिप्ट कम वो करने को है, ठीक है। हो सकता है 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट माफ़ कर दे। बात एक्सपेंशन नहीं होती है, लेकिन होता पता क्या है, देखना कैसे होगी एक्सपेंशन। वेलफेयर स्कीम से एक्सपेंशन कैसे होती है? एक गरीब है, ठीक है, इसकी महीने के पास 2000 रुपये आता है, ये उससे चावल खा देता है, ठीक है। अब इसको अगर सरकार ने चावल दे दिए तो ये 2000 कहीं और जाएगा मार्केट में, तो एक्सपेंशनरी नहीं हो रही ये चीज़। बात समझ आ रही है? ऐसा ही होता है। अगला लिखो, ठीक ना। सेकंड, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होगा, सरकार चाहेगी कि ये कम से कम रहे, तो एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम से कम, और रिसिप्ट क्या करेगी, लिखना। The government increases the tax rates. The tax rates. The tax rates. Next, the government reduces its expenditure. ठीक है, पक्का? अब ध्यान से समझना। देखो घर होता है, इंसान घर चलाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि हर बार तो सबके पास घर चलाने के पैसे पूरे नहीं होते। एक स्कीम आती है जिसका नाम होता है क्या, लोन। फॉर एग्जांपल आपको कार चाहिए घर के लिए, आप लोन पे ले लेते हो कार, कुछ भी घर बनवाना है लोन पे हो जाता है, ठीक। अब होता क्या है, सेम देश के साथ होता है। देश के साथ क्या होता है कि अगर मान लो कोई सरकार ऐसी आ जाए जो बोले मेरे को फिजिकल डेफिसिट क्या चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो, तो डर डर में क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी नहीं। बात समझ आ रहा है? और कोई सरकार ऐसी आ जाए जो बोले मेरे को फिजिकल डेफिसिट कितना चाहिए, 100%, तो बहुत ज़्यादा उधारी उठा लेगी। दोनों चीज़ें गलत है ना। तो फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करके रखना होता है कि बहुत ज़्यादा भी उधार नहीं उठा लो, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी नहीं कर दो, और ऐसा भी डर डर के मारे नहीं करो कि आप एक्सपेंडिचर ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो नहीं आई समझ? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, आप ये क्या परमानेंट था, ये परमानेंट दे गए थे, शाबाश, ठीक है। घर होता है ना कोई, अच्छा मैंने पूरे पे नहीं लिखा है, घर होता है ना कोई घर, ठीक है, घर का बजट चलता है, ठीक है। तो जो घर का बजट चलता है उसमें क्या होता है कि आपका बजट हो सकता है अभी मैच नहीं कर रहा हो, तो आप थोड़ा सा लोन लेते हो कि मेरे स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे। ऐसा भी नहीं करोगे ना कि अगर आपका घर चल रहा है 20,000 में तो आप लोन ले लो 40 करोड़ का, ये नहीं करोगे ना, ठीक है। और ये भी नहीं करोगे कि आपको 20,000 चाहिए तो आप लोन ही नहीं लोगे कहीं मैं डूब ना जाऊँ, ऐसा भी नहीं करोगे, ठीक है। तो वैसे ही देश का जो फिजिकल, ये देश का बजट है, ठीक है। तो कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि भाई मैं स्पेंडिंग ही नहीं करूँगी। सरकार कहती है मैं स्पेंडिंग ही नहीं करूँगी ताकि मेरा फिजिकल डेफिसिट बचा रहे, मेरे पे उधारी ना चढ़े। ये उधारी तो है एक तरह की, ठीक है। और कुछ सरकारें होती हैं कि भाई दबा के करो खर्चा, उधारी लेके करो। दोनों कंडीशंस बैड है,
तो जो बीच का मिडल पाथ होता है ना, जहाँ उतना आपको स्पेंड करना होता है जितना आप लौटा भी पाओ, उसको क्या कहते हैं? फिस्कल प्रूडेंस। ठीक है, क्लियर है? देखना, फिस्कल प्रूडेंस इज डिफाइंड एज, फिस्कल प्रूडेंस इज डिफाइंड एज, prudence is defined as maintaining a healthy fiscal deficit, fiscal deficit। ठीक है, हेडिंग डालो। नेक्स्ट, टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। फिजिकल प्रूडेंस, देखो अभी आपकी एजुकेशनल प्रूडेंस होती है बुद्धि, तो फिजिकल प्रूडेंस मतलब कि ये पैसे में कितना फिजिकल डेफिसिट रखोगे आप लौटा पाओ। वही बात है, अब सपोज मेरे को कोई चीज़ें लेनी है घर के लिए, अब मैं ऐसा कर लूँ कि 2 करोड़ के डायमंड नेकलेस के लिए लोन ले लूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि वो मेरी नीड ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये करूँ कि मेरे को सपोज कोई बाइक लेनी है, ज़रूरी है मेरे मतलब जीवन के लिए, और मैं फिर भी डर डर के बाइक ले लूँ, वो भी बेवकूफ़ी है। तो सेम चीज़ देश के साथ है। सरकार एक ये भी कर सकती है, कोई सरकार की खर्चा ही नहीं करे कि भाई मेरे को लौटाने से डर लगता है, तो वो भी बेवकूफ़ी है। और कोई ऐसी भी हो सकती है जो 240 के 240 देशों से उधार ले ले कि मैंने खर्चा करना। फिजिकल प्रूडेंस होता है वो वैल्यू ऑफ फिजिकल डेफिसिट रखना जो आप लौटा भी पाओ। क्लियर है? पक्का। अगला रखो, इंडियाज टैक्स सिस्टम, इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इंडियाज टैक्स सिस्टम, इंडियाज टैक्स सिस्टम, इंडियाज टैक्स सिस्टम। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज पता है आपको? रेलवे की टिकट प्रिंट कराते हो, आती है ना उस पर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो राइट मतलब टू पे टैक्सेस फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं? टू पे टैक्स फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं? है? इंडिया वाले पे तो नहीं है, नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बताई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, सुना है? उसने बोला था राइट टू पे टैक्सेस रखो, लेकिन नहीं है। बात समझ आ रही है? और अभी जोड़ने वाली है, अभी जोड़ देंगे इसी अमेंडमेंट में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं कुछ, तो पे टैक्सेस को, और कोई बताओ कोई ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, सुना है ये? कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो। और टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट्स, है ना? टू स्प्रेड यूनिटी एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल, ये होती है ना इन फंडामेंटल ड्यूटीज, स्कूल की दीवारों पे भी लिखी होती है। तो राइट टू पे टैक्स, ये टू पे टैक्सेस नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो पहले ये लाइन लिख लो क्योंकि आई हुई है पेपर में बड़ी बार, लिखना टू पे टैक्स is not enshrined, is not listed टू पे टैक्स को इसमें रखना इन्वर्टेड कॉमा में। टू पे टैक्स is not listed in the list of fundamental duties। ठीक है, सेकेंड लिखो। अब ध्यान से प्लीज पढ़ते जाना, क्वेश्चन आएगा, लिखना प्राइमरीली टैक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। प्राइमरीली टैक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। प्राइमरीली टैक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। पहले आप देखोगे बोर्ड पे, लिखोगे कुछ नहीं। प्राइमरीली टैक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला, ठीक है, ये इंसान की इनकम है। ग्राफ समझते हो? ग्राफ रीड करना आते हैं? ये इनकम है, ये टैक्स है। ठीक, तो भाई पहला होता है कि
कुछ इनकम तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद आपका टैक्स लगेगा। लेट से इतनी इनकम तक आपका टैक्स नहीं लगा, उसके बाद आपका इतना टैक्स लगा, ठीक है, उसके बाद आपका इतना टैक्स लगा, उसके बाद आपका इतना टैक्स लगा, ठीक है। ये पहला टैक्स हो गया। दूसरा ये है कि ये टैक्स है, ये इनकम है, ये टैक्स लगा, ठीक। एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम के इधर एक बंदा है और एक इधर एक बंदा है। इधर तो एक ही बंदा है जो सबको पता है, अंबानी। इधर बताओ कोई बैगर ले लेते हैं कोई। आप क्या बोल रहे हो भाई? फार्मर इधर ही आते हैं, बड़े फार्मर इधर आते हैं। ये इनकम, ठीक है। इधर ले लो आप वही बैगर, प्लीज़ ध्यान से समझना। और इधर ले लो आप अंबानी। ये दो तरह का टैक्स है, पहले तीन के हैं पर दो समझो। तो कायदे से क्या होना चाहिए भाई? अंबानी ज़्यादा कमाता है, इनकम ज़्यादा है, तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो अभी मैं इतने नहीं रखूँ, आप दो ही रखो कि भाई यहाँ तक कोई टैक्स नहीं है और अमीरों के लिए टैक्स है। ये टैक्स और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये टैक्स से क्या होगा, देश प्रोग्रेस करेगा। गरीब से पैसा नहीं लो। अब देखो गरीब कितना, बेकर कितना टैक्स दे रहा है, 0। अंबानी कितना टैक्स दे रहा है, यहाँ पे कुछ दे रहा है 10 लाख लेट से, ठीक है। अंबानी टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो देश का ऐसा ही होना चाहिए, गरीबों से पैसा नहीं लो, अमीरों से लो, इससे देश की प्रोग्रेस होगी। इसको कहते हैं क्या? प्रोग्रेसिव टैक्स। अभी लिखो नहीं प्लीज, प्रोग्रेसिव टैक्स ऐसे ही होना चाहिए ना, अमीरों से ले लो, गरीबों से नहीं लो। इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पहला इनकम टैक्स, यही होता है 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता है, ठीक है। ये होता है इनकम टैक्स। इधर आ जाओ। इसमें क्या है, बेचारा भिखारी भी वही टैक्स दे रहा है जो अंबानी टैक्स दे रहा है, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है, जीएसटी तो है, ऐसे समझो टैक्स ऑन टबैको, सिगरेट। मान लो एक भिखारी किसी छोटी सी दुकान जो होती है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं ठेला, क्या जो भी, वहाँ से सिगरेट लेता है एक भिखारी। वो सिगरेट पे कुछ टैक्स देगा, 1 रुपये 2 रुपये, ठीक है। अब अगर अंबानी वो सिगरेट लेने पहुँच गया, अंबानी भी उतना ही देगा टैक्स। सिगरेट पे तो फिक्स है ना टैक्स। तो ये इससे देश की तरक्की, मतलब ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। क्योंकि असली में क्या होना चाहिए था, टैक्स अंबानी को ज़्यादा देना चाहिए था क्योंकि वो अमीर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, वो बराबर दे रहे हैं, क्लियर है। तो ये देश को पीछे खींच देगा, मतलब पीछे इन द सेंस आपने अमीर गरीब को बराबर करना है, पर इस ये चीज़ वो नहीं कर पाएगी। तो ये कौन सा हो गया, रिग्रेसिव टैक्स। मतलब किसकी? हाँ, पर सपोज इसने एक सिगरेट का बॉक्स लिया, ठीक है, किसने, बैगर ने। तो अगर 30 रुपए का है तो 7 रुपये टैक्स जाता होगा सरकार को। तो बैगर के लिए भी 7 रुपये गया, अंबानी के लिए भी 7 रुपये गया, ठीक है। क्या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, पर ये है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्स इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, ठीक है, बिकॉज मैं बता देता हूँ, लिखवा दूंगा, बिकॉज इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स इज कॉल्ड रिग्रेसिव बिकॉज इट मेंटेन्स और इंक्रीजेस। आप देखो मेंटेन्स भी नहीं, भिखारी की बेचारे की पूरे महीने की तनख्वाह कितनी होगी, 1000। उसका जो इनकम चला गया सिगरेट में वो तो बहुत ज़्यादा है, और अंबानी का कम परसेंट गया, तो गैप रिलेटिवली बढ़ गया उनका। बात समझ आ रही है? ये दो होते हैं। फिर एक तीसरे तरह का टैक्स आता है, वो भी इंडिया में नहीं है। वो कहता है कि भाई ये टैक्स है, ये आपकी इनकम है, कुछ नहीं करना है, प्रपोर्शनल दे दो, जिसकी यहाँ वो इतना दे दो, यहाँ इतना दे दो, इसको कहते हैं प्रपोर्शनल टैक्स। इसकी एग्जांपल्स बताऊंगा, ये भी उतना नहीं चलता। ये तो समझ आया आपको पक्का? तो डायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होते हैं डायरेक्ट, वो होते हैं ये, और इनडायरेक्ट ये होते हैं। सारे डायरेक्ट टैक्स ये होते हैं, सारे इनडायरेक्ट। पहले मैं बता रहा हूँ कैसे लिखोगे आप। पहले आप लिखोगे सिर्फ इतनी डायग्राम, फिर लिखोगे ये, और फिर लिखोगे ये लास्ट, इसके ऊपर लिखोगे प्रोपोर्शनल टैक्स।
एक अगर अंकल चिप्स का पैकेट खरीदे अंबानी, वो भी उस पर उतना टैक्स देगा ना जो भिखारी अंकल चिप्स का पैकेट। तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं। हाँ लिख लो प्रपोर्शनल। इनडायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं, डायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों कहते हैं, क्यों है ये नाम? हाँ डायरेक्ट टैक्स यू आर सबमिटिंग डायरेक्टली ना। इनडायरेक्ट टैक्स पहले आपने चिप्स पे दिया, चिप्स का दुकानदार वो सब थ्रू इंटरमीडियरी जा रहा है ना। जल्दी लिखो, याद रहेंगी एग्जांपल्स। लिखो पहला, लिख ली, डायग्राम बना ली, जल्दी बनाओ जल्दी। ठीक है, लिखो नीचे जल्दी जल्दी लिखो। पहला डायरेक्ट, पहला लिखो प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स डैश लिखो व्हेन टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम, विद इंक्रीज इन इनकम। समझ आ रही है बात? विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल इनकम टैक्स, एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में ऐसा ही होता है ना, 5 लाख रुपए तक कोई इनकम है ना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, इट इज नेम्ड सो बिकॉज, इट इज नेम्ड सो बिकॉज, it is named so because it reduces the gap between the rich and the poor, it reduces the gap between the rich and the poor। the rich and the poor। ठीक है, अगला लिखो रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स लिखो। टैक्स decreases or remains same, tax decreases or remains same, or remains same with rise in income, with rise in income। देखो ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, तो टैक्स डिक्रीज नहीं होता है। बेसिकली डिक्रीज वर्ड जो मैंने लिखवाया ना, ये पता क्या है? देखो सपोज भिखारी 1000 रुपया कमा रहा है महीने का, तो उसके लिए 50 रुपये की सिगरेट की डब्बी कितना, 5% हो गया उसका, 5% ऑफ हिज इनकम। लेकिन अंबानी के लिए 50 रुपये सिगरेट की डब्बी 0.005%। तो रिलेटिवली अंबानी के लिए डिक्रीज हो गया टैक्स, रिलेटिव सेंस में डिक्रीज लिखवाया है। ठीक है, एब्सोल्यूट। तो जो मैंने डिक्रीजेज लिखवाया उसके नीचे डैश डाल के लिखो रिलेटिव, और जो रिमेन सेम है एब्सोल्यूट। डिक्रीजेज मतलब रिलेटिवली डिक्रीज होता है, ठीक है, रिलेटिव, और रिमेन सेम मतलब एब्सोल्यूट।
रिमेन सेम मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है, तीसरा लिखो प्रोपोर्शनल टैक्स। पहले एग्जांपल लिख लो इसकी रिग्रेसिव की, लिख दो फॉर एग्जांपल टैक्स ऑन बिस्किट पैक, टैक्स ऑन ए बिस्किट पैक। तीसरा लिखो प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स लिखो। टैक्स राइजेज प्रोपोर्शनली विद राइज इन इनकम, टैक्स राइजेज प्रोपोर्शनली विद राइज इन इनकम। सारे लोग अभी 2 मिनट इसके एग्जांपल सोचेंगे, नहीं तो घर से सोच के आएंगे। टैक्स राइजेज प्रोपोर्शनली विद राइज इन इनकम, टैक्स राइजेज प्रोपोर्शनली मतलब आपकी जितनी तनख्वाह बढ़ेगी ना उतना टैक्स बढ़ता जाएगा। बताओ कोई ऐसा? जीएसटी ऐसा कहाँ होता है? जीएसटी में आपकी तनख्वाह अगर ज़्यादा तो आप ज़्यादा टैक्स दोगे पराठे पे। इनकम प्रोपोर्शनली, इनकम भी प्रोपोर्शनल नहीं है। इनकम में क्या 5 लाख तक कुछ, फिर कुछ स्लैब्स है ना, वो प्रोपोर्शनल है। अगर 10,000, देखो प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर 10,000 वाला 10 रुपये देगा तो 20,000 वाला 20 देगा, 30,000 वाला 30, प्रोपोर्शनल समझते हो? ये होता है प्रोपोर्शनल। इनकम टैक्स में नहीं है। इनकम टैक्स में क्या है, 4,99,000 वाला 0 देता है और 5 लाख वाला 5,10,000 वाला 10,000 देता है। प्रोपोर्शनल नहीं है ना, जंप आते हैं ना सडन, जंप नहीं चाहिए आपको, ऐसे ग्रेजुअल चाहिए। बताओ कोई टैक्स ऐसा? बोलो बोलो। प्रोपोर्शनली, वो ग्राफ बना है ना प्रोपोर्शनल। चलो छोड़ो, सोच के आना, बड़े एग्जांपल हैं यार, सोचो। हाँ वो सुना आपने, मैं बताता हूँ, ब्लड डायमंड सुना है? फिल्म देखी है एक पिक्चर ब्लड डायमंड्स? कौन सी फिल्में देखते हो? हम साथ साथ हैं। ब्लड डायमंड की फिल्म आती है। ब्लड डायमंड्स क्या होते हैं, जो वो पायरेट्स होते हैं ना, वो लेते हैं। उसमें ब्लड डायमंड में क्या होता है कि, बताता हूँ यार, कुछ जब जाने लगूंगा तब बताऊंगा। एक चीज़ पढ़ा नहीं है, पहले आगे लिखो, लिखना देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस, ऑफ टैक्सेस, ऑफ टैक्सेस लिखो। अब यहाँ पे लिख लो ब्लड डायमंड के टाइप में टैक्सेस। एक होता है एड, पहले सुन लो, एड वैलोरम, पहले सुन लो प्लीज। एक होता है स्पेसिफिक। एड वैलोरम होता है कि भाई चीज की क्वांटिटी कितनी है उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। एड वैलोरम लगता है क्वांटिटी, मतलब कितनी उसकी वॉल्यूम है, और ये लगता है नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। प्लीज मत लिखो अभी, रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं लिखो, ठीक है। अब एक ऐसा टैक्स बताओ जो उस पे लगता है कि चीज की क्वांटिटी कितनी है, कितना थोक में चीज है। बताओ, तेल होता है, पेट्रोल, उसी हिसाब से लगता है। 2 लीटर पेट्रोल लोगे तो ज़्यादा, 3 लीटर पे उतना टैक्स, ऐसा ही होता है। और लिकर में भी ऐसा होता है ना, ठीक है। और हाँ, क्या एड वैलोरम होता है, वैल्यू मतलब वॉल्यूम कितनी है उस पर लगेगा। आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे ना, अगर ज़्यादा तेल लोगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। हाँ, राइस पे, ठीक है, राइस पे टैक्स लगता है, ठीक है, हाँ सही बात है, क्लियर है, बढ़े, ठीक है, टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये लगता है आइटम्स पे,
आइटम्स मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल इसका बताओ आप, हाँ उसका भी तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो फिक्स्ड आइटम्स पे। सरकार बोलती है कि पर यूनिट इस पे इतना टैक्स लगेगा। सिगरेट का जो टैक्स होता है वो ऐसे ही अनाउंस होता है बजट में, कभी ऐसे नहीं होता कि 3 किलो सिगरेट लो, है ना, क्वांटिटी वाइज नहीं होता। हमेशा सरकार बोलती है पर यूनिट पैक ऑफ सिगरेट, बोलती है, अनाउंस होता है। जब बड़े जो लोग मीम्स बनते हैं, जो सिगरेट पीते हैं वो खुश हो जाते हैं कि बड़ा कम हो गया, ज़्यादा हो गया, होता है वो मीम्स ऐसे ही बनते हैं। जो भी टैक्स जो अनाउंसमेंट यूनिट के हिसाब से लगती है कि एक आइटम पे कितना टैक्स है, दैट इज स्पेसिफिक टैक्स। कुछ नहीं याद रखना है, स्पेसिफिक नंबर होता है ना, तो जो नंबर के हिसाब से लगता है दैट इज स्पेसिफिक टैक्स, और जो वॉल्यूम के हिसाब से लगता है वो एड वैलोरम। पहले लिखो एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स लिखो, एड वैलोरम टैक्स इज अप्लाइड, एड वैलोरम टैक्स इज अप्लाइड, ad valorem tax is applied on items based on their weight, comma, based on their weight, comma volume, comma size, quantity। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टैक्स ऑन द अदर हैंड, specific tax on the other hand is applied, specific tax on the other hand is applied based on the other hand is applied based on the number of items, कल को सरकार ऐसे डिसाइड कर ले, आप देखो आप कंसेप्ट समझ रखो। फॉर एग्जांपल वो लिख के दे देगा, कंसीडर ए कंट्री इन विच, मतलब एक डजन, पता है डजन, एक डजन होता है ना, 12 होते हैं। अगर ऐसा कोई देश हो जाए जो कहे कि 1 डजन बनाना पे टैक्स लगेगा, तो नंबर से डिसाइड हो रहा है रादर देन 1 kg बनाना पे। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है। ऐसे हो सकता है ना, सिनारियो दे दे आपको, एक बार 1 किलो बनानास पे टैक्स बताओ, अगर कोई 1 किलो बनाना पे टैक्स बता रहा है दैट इज, अगर कोई 1 किलो पे बता रहा है दैट इज एड वैलोरम, एंड अगर कोई 1 डजन पे बता रहा है दैट इज स्पेसिफिक। तो ये एग्जांपल लिख लो दोनों की, ठीक है ना। टैक्स ऑन 1 kg बनानास, टैक्स ऑन 1 kg बनानास इज, tax on 1 kg bananas is, on 1 kg bananas is, बोलो, ad valorem, ad valorem, ad valorem, while that on 1 dozen bananas is, 1 dozen bananas is specific। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया, एक लाइन लिखनी है बस, फिर चले आना। लिखो, अब स्टार मार्क लिखना, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस which are paid by an individual, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो डायरेक्टली, by an individual, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो डायरेक्टली, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो डायरेक्टली टू द इम्पोजिंग अथॉरिटी। इम्पोज कौन करती है? सरकार। टू द इम्पोजिंग अथॉरिटी,
imposing authority. क्लियर है? नेक्स्ट, an indirect tax is a tax which is collected by an intermediary on behalf of by an intermediary on behalf of imposing authority on behalf of imposing authority by a customer. ये क्लियर है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स कौन है? कोई बीच में दलाल है जो कलेक्ट कर रहा है, और उसमें क्या है? सिंपल डायरेक्ट आप पे कर रहे हो। डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन वो लिख लो, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में लिख लो इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स में लिख लो, इनडायरेक्ट का एग्जांपल दो जीएसटी कोई कलेक्ट करता है ना आपसे। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, एक तो देश में कौन कौन से टैक्स चल रहे हैं ये पढ़ना है, ठीक है? दो तरह के टैक्स चलते हैं, स्टेट अपना लेती है और सेंट्रल अपना लेती है। उसमें से भी पहले तो बिल्कुल ही प्रवाही थी, स्टेट के अपने ही थे, पूरे सेंटर के अपने थे। जीएसटी पर थोड़ी सी मर्जिंग हुई है, लेकिन अभी भी स्टेट के बड़े ज़्यादा अपने हैं तो सेंटर के अपने। तो पहले फ्लो चार्ट से पूरा समझेंगे स्टेट सेंटर, उसके बाद हम आ जाएंगे डेप्थ में जीएसटी, और जीएसटी डिटेल में पढ़ना, पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है? आप भी थोड़ा सा जीएसटी का पढ़ के आना, ये नहीं कब क्या आया था वो सब कुछ नहीं, पर आप अवेयर, सीरियसली बोल रहा हूँ, 3-4 साल में लगातार ये क्वेश्चन पूछा था, 3-4 आइटम लिखते थे और बोलते थे इनमें से किसका 5% जीएसटी, किसका 12% जीएसटी। अवेयरनेस का पेपर है सिर्फ। कोचिंग सेंटर में आपने फीस दी है, कितने % जीएसटी लगाएगा? बताओ किसी को पता है? 18% लगा, ठीक है? एयरप्लेन की टिकट कराओ तो कितना लगता है? एयरप्लेन की टिकट कराओ, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो? 12। अगर आप रेलवे से जाओ तो कितना लगता है फर्स्ट एसी में? अब देखो सोच के बताना, 0% लग सकता है फर्स्ट एसी में? सरकार चाहेगी ना अमीरों से ज्यादा पैसा ले, ठीक है? लेकिन स्लीपर सॉरी वो जो होती है जनरल कंपार्टमेंट, उसमें 0 लग सकता है? उसमें क्या 0 है? 5 उसमें भी, ठीक है? वो यार जो जनरल में भी जा रहा है वो उतना गरीब नहीं है जितने देश में आपने गरीब अभी देखे नहीं है। जो जनरल में जा रहा है तो खाने के तो पैसे होंगे ना, तभी तो कुछ जा रहा है वो, तो उससे तो कुछ तो लेंगे। मैंने आपको बताया था पहले दिन, जो अनप्रोसेस्ड आटा होता है जो पैक नहीं होता उस पर 0%, जो ब्रेड ऐसी होती है उस पर 0%, ओपन मिल्क में 0%, ठीक है? और किसमें 0% होता है? न्यूज़पेपर पे 0%। क्यों रखते हैं न्यूज़पेपर पे 0%? अवेयरनेस, क्योंकि एजुकेशन लिटरेरी लोग पढ़ते हैं लेकिन न्यूज़पेपर में जो ऐड आती है उस पर 12%। तो कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, ठीक है? मूवीज़ में कितना हो, सिनेमा हॉल्स में सबसे ज़्यादा टैक्स कितना है? 28, 35 नहीं, 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 स्लैब्स है ना, 0, 5, 12। कल का प्लीज कल का माइंड फ्रेम ऐसे रखो, आपके मैंने टैक्स पढ़ने हैं देश, अपने देश के, और फिर जो एक सबसे कॉमन टैक्स है जीएसटी, उसमें मतलब डीप डाइव करना, ठीक है? तो रिवाइज करते हैं प्लीज, आज तो ज़्यादा वैसे इतना पढ़ा भी नहीं। अभी कल की क्लास कब से आपकी? 3 से। अभी क्या करोगे? एंजॉय, चलो बाय।